हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पाठ 8 साइंस विज्ञान कक्षा 8। पाठ का हमारा विषय है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। इसका क्या अर्थ होगा कि जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। और बच्चों, आप जब से हमने ये साइंस पढ़नी शुरू की, आपने साइंस में पढ़ा है कि सजीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं। तो सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? सजीव वस्तुएं वो होती हैं जो सांस लेती हैं, जो कार्य करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सजीव वस्तुएं। वो कौन सी होती हैं? जैसे पौधे हैं, मनुष्य है, जंतु है, ये सब किस में आते हैं? सजीव में। जो कार्य करते हैं, सांस लेते हैं, वो सब सजीव वस्तुओं में आते हैं। और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? निर्जीव वस्तुएं जो ठोस होती हैं, जो कोई कार्य नहीं करती हैं, सांस नहीं लेती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? निर्जीव वस्तुएं। तो आपने ये सजीव और निर्जीव के बारे में विस्तार पूर्वक पहले आप पढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन जो अब हम पढ़ेंगे इस पाठ में कि कोशिका किस तरह से जो है, हमारी कोशिकाओं का किस तरह से जो है सब सजीव वस्तुओं में किस तरह से उनकी संरचना हुई है और वो क्या कार्य करती हैं, वो सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं पाठ 8 कक्षा 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं अथवा निर्जीव। साथ ही आपको यह भी याद होगा, सजीव कुछ मूलभूत कार्य करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? तो बच्चों, अच्छी बात है ये कि आप एक सूची बनाएं कि मनुष्य क्या क्या कार्य कर सकते हैं, पौधे किस तरह से सांस लेते हैं और किस तरह से हमें उनसे जो है फूल और बहुत सी चीज़ें जो हैं हम पौधों से प्राप्त करते हैं, अन्न की प्राप्ति होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें आप एक सूची बनाएं कि ये सब चीज़ें सजीव हैं, जैसे जंतु हैं, या फिर आपने देखा कि मनुष्य है, ये क्या क्या कार्य करते हैं, इनकी आप एक सूची बना सकते हैं। आगे देखते हैं। विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मकता मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे, जिसे कोशिका कहते हैं। तो बच्चों, हमारे जो अंग हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं, उनकी आपने जो है एक सूची बनानी है। और इस अध्याय में आप अंगों की जो है, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, उनकी संरचनात्मकता वो कैसे बने, उसकी जो इकाई है उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिकाएं। कोशिकाएं मिलकर जो है मानव के शरीर की रचना करती हैं। तो जैसे आपने देखा कि कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से भी कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा है कि जब एक घर बनता है, उसमें किस तरह से ईंटें जोड़ जोड़ कर जो है दीवारें बनाई जाती हैं और उस भवन का, उस बिल्डिंग का जो है निर्माण किया जाता है। इसी तरह से ही हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़कर हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। अब आप देखें कि कोशिकाएं की जो खोज है वो कैसे हुई। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया।
उन्होंने कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे, जो आप चित्र 8.8 में 8.1 में देख सकते हैं। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। तो बच्चों, अब आप ये चित्र देख रहे हो, इस चित्र में क्या है, छोटे छोटे से बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये अगर आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है तो बिल्कुल इसी तरह से होता है, जिसमें जो है मधुमक्खियाँ शहद को इकट्ठा करती हैं, वो बिल्कुल इसी तरह से ही होता है। तो कॉर्क ने क्या जो है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक जो है कॉर्क का स्लाइस लिया और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि जो कॉर्क के छाल के ऊपर जो हैं वो छोटे छोटे से बॉक्स बने हुए हैं, और वो बॉक्स किसकी तरह दिख रहे थे, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग हैं। उन्होंने अब फिर क्या देखा कि वो जो बॉक्स हैं, वो जो दीवार है उनके बीच में, उन सब से अलग अलग हैं। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। तो हुक ने क्या किया, प्रत्येक कोष्ठ को किसका नाम दिया, कोशिका का। हुक द्वारा देखी गई यह बेक्सुनामा संरचना वास्तव में क्या थी, मृत कोशिकाएं थी। तो उन्होंने तो हर एक को किसका नाम दिया, कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। पर जब उन्होंने देखा कि ये बेक्सनुमा संरचनाएं हैं, ये क्या हैं, मृत कोशिकाएं थी। सजीवों की जीवित कोशिका को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद ही देखा जा सकता है। तो बच्चों, जितनी भी हमारी सजीव चीज़ें हैं, उनमें जो जीवित कोशिकाएं हैं, उनको हम किससे देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। सूक्ष्मदर्शी यंत्र आपको पता है ना क्या होता है, ये हम आपको पिछले पाठ में पढ़ा चुके हैं। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र होता है जो कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति विशेष की के ऊपर हम रखें तो उसमें छोटी से छोटी इकाई को भी आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। जैसे हमने आपको कक्षा 6 में भी बताया था कि जब दही को जमाया जाता है, दूध से दही बनती है, तो उसमें क्या है, जो लैक्टोबैसिलस नाम के वो होते हैं, वो हम सूक्ष्मदर्शी की मदद से ही दही के अंदर हम देख सकते हैं। तो अब आपको समझ आया। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्ष बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। जब देखो, डॉक्टर रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने जब कोशिकाओं की खोज की तो उसके भी 150 साल लग गए। उसके बाद भी जो है कोशिका के विषय में लोगों के पास इतनी ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका है। तो बच्चों, क्या है, जैसे धीरे धीरे हमने कितनी तरक्की करी है, तो जब धीरे धीरे हमारे यहाँ पर कितनी तरह के यंत्र आने लग गए, तो फिर उससे क्या हुआ कि जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी खोज की। सभी वैज्ञानिक जो हैं, आज भी आप देखते हैं, आप न्यूज़ में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि आज भी वैज्ञानिक चांद पर रहने के लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं, और किस तरह से रॉकेट यान द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा करके आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जीवन संभव है नहीं है, या कितने सैटेलाइट्स हैं जो उन्होंने ऊपर लगाए हैं, जिनके मदद से हम नीचे कितने कार्य कर सकते हैं। तो धीरे धीरे तरक्की हो रही है हमारे यहाँ, आज भी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। तो आज क्या, अब उस समय क्या हुआ, 150 साल बाद भी जब इस विषय में जानकारी नहीं थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर एक संवर्धित सूक्ष्मदर्शी आया, जिसके द्वारा क्या हुआ, जिसकी मदद से कोशिकाओं के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखें कोशिका क्या होती है। भवन के लिए ईंट एवं सजीव में कोशिका दोनों ही मूलभूत
संरचनात्मक इकाई हैं। जैसे मकान बनाने के लिए आपको क्या है, ईंटों की आवश्यकता होती है, इसी तरह जो भी सजीव हैं उनके लिए क्या है, कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। हम दोनों के लिए, घर के लिए ईंटों की आवश्यकता है, वो उसकी क्या है, इकाई है, मूलभूत इकाई है। और वैसे ही जो कोशिका है वो क्या है, सजीव के लिए मूलभूत इकाई है। अब आप चित्र देखेंगे 8.2 AB, उसमें आप क्या देखते हैं, एक तरफ ईंटें हैं, ईंटों की दीवार है, और एक तरफ अगर आप देख रहे हैं तो उसमें क्या है, प्याज की झिल्ली बनी हुई है। प्याज की झिल्ली आप देख रहे हैं किस तरह से एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। अब आगे देखते हैं, यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिज़ाइन एवं साइज़ अलग अलग होते हैं। अब देखो, एक तरह की ही ईंटें होती हैं, जो भी ईंटें आप मकान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो वो सब एक ही साइज़, एक ही आकार की होती हैं। ये तो नहीं होता ना कि कोई ईंट चौड़ी है तो कोई लंबी है, कोई चपटी है, कोई कैसे गोल है, ऐसे नहीं होती, सब एक ही शेप की होती हैं। और फिर जब आप उनको लगाना शुरू करते हो तो आप देखते हो कि उनका आकार, दीवार का आकार किस तरह का हो जाता है, तो वो अलग, उनकी आकृति ही बदल जाती है, लेकिन वो होती एक ही साइज़ की हैं। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। तो जितनी भी हमारे सजीव में होती हैं सभी में कोशिकाएं एक तरह की होती हैं, लेकिन क्या है, वो उनके आकार को बदल देती हैं। अब जैसे निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। अब ईंटें तो एक के ऊपर एक लग जाएगी, लेकिन अगर आप मानव के शरीर में कोशिकाओं को देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे। वो गुच्छों की तरह होती हैं। और जैसे अब आप प्याज की झिल्ली देख रहे हो तो वो किस तरह से है, इसी तरह से जो है मानव के शरीर में अगर आप कोशिकाओं की संरचना को देखोगे तो आप बहुत ही असमंजस में पड़ जाओगे कि किस तरह से बनी हुई है। आगे देखते हैं, मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है। क्या यह एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का समूह है? तो बच्चों अब आप बताएं क्या है। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। तो बच्चों बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको आप नग्न आँखों से देख सकते हो, और जो वस्तुएं आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते हो उसको आप सूक्ष्मदर्शी की मदद से देख सकते हो। आगे देखते हैं हम, सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का परीक्षण एवं अध्ययन करते हैं? तो बच्चों हमारे यहाँ जितने भी वैज्ञानिक हैं वो किस तरह से सजीव कोशिकाओं का परीक्षण करते हैं, उनके बारे में कैसे पढ़ाई करते हैं उसके बारे में बताएंगे। वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जाता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति एवं साइज में भिन्न हैं। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करें। तो सही बात है बच्चों, आपको अभी हमने बताया कि कुछ वस्तुएं या कुछ हमारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उनको हम किसकी मदद से देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। और हमारे यहाँ पर लाखों जीव ऐसे हैं, सभी एक तरह के नहीं हैं। अब आप देखो जैसे जंतु हैं, उन सब की, जंतुओं में भी कितनी तरह की प्रजातियाँ हैं, वो सब अलग अलग तरह की हैं। ऐसे ही मनुष्य हैं, तो मनुष्य भी कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई पतला होता है, तो कोई मोटा होता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ हर एक चीज़ में बहुत सी विशेषताएं होती हैं। तो उन सब को क्या है कि हम
जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखते हैं और इनका बहुत ही गहन अध्ययन जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो करते हैं। तो जो है सभी की आकृति, अंग और कोशिका की संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो आओ अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। कोशिकाओं की संख्या। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? बच्चों अब देखो, एक लंबा वृक्ष होता है और हाथी होता है और एक विशाल जंतु होता है। तो इन सब में जो है कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। तो बच्चों, हम मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? खरब की मात्रा में कोशिकाएं हैं और इनकी आकृति और साइज़ क्या है? अलग अलग है। और ये जो है हमारी कोशिकाएं, ये कई समूहों में बटी हुई हैं और ये बहुत ही अलग अलग प्रकार के कार्य करती हैं। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। तो बच्चों समझ में आया? 1 अरब में क्या होता है? 100 करोड़ और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। तो ये हम आपको किस लिए बता रहे हैं? अब आप देखें, वह जीव जिनका शरीर 1 से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिका कहलाते हैं। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किस प्रकार प्रभावित नहीं करती है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ 1 कोशिका से ही होता है। एक निषेचित अंडा। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। तो बच्चों क्या होता है कि जो एक जीव है वो 1 से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। हम इसको क्या बोलते हैं? मल्टी सर्कुलर, यानी कि बहुकोशिका। बहुकोशिका किससे बनी होती है? मल्टी सर्कुलर, अनेक, और सर्कुलर कोशिका। तो हमने इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं? 1 से अधिक कोशिकाएं। जैसे अब जो छोटे जीव होते हैं उसमें क्या होता है कि जो कोशिकाओं की संख्या कम होती है और जो वो कार्य करते हैं वो उस पर किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होती है। और जो अरबों कोशिकाओं वाले जीव होते हैं उनका जो है जीवन किस तरह से आरंभ होता है? 1 कोशिका से। एक निषेचित अंडा। एक निषेचित अंडा जो है वो गुणन करता है और फिर उसके बाद क्या होता है? वृद्धि होती है और उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। अब चित्र आप देखेंगे, चित्र 8.3 ए और 8.3 में ही आप देखेंगे बी। दोनों जीव जो हैं एकल कोशिका के बने होते हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोश की, और जैसे इसमें आप देख रहे हैं अमीबा का है ए वाला चित्र और बी किसका है? पैरामीशियम का। तो जो एक कोशिका वाले जीव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव जो हैं कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करते हैं जो बहुकोशिकीय जीवों द्वारा की जाती है। ये नहीं कि एक कोशिकीय जीव हैं तो वो एक ही तरह का कार्य करेंगे, वो सब तरह के कार्य कर सकते हैं जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है और पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं
प्रजनन भी करता है। तो बच्चों, जो अमीबा है वो भोजन को लेता खाता भी है, उसके बाद उसको पचाता भी है, सांस भी लेता है और वृद्धि उसका आकार भी जो है छोटा बड़ा होता रहता है और वो प्रजनन भी करता है। प्रजनन करना मतलब एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण करता है। बहुकोशिकीय जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा कार्य जो है बढ़ जाता है। जो सभी कार्य जो हैं वो कोशिकाओं के समूह के द्वारा कर लिए जाते हैं। इनको हम यह जो समूह है वो क्या करते हैं, ऊतक का निर्माण करते हैं। और जो ये ऊतक हैं वो क्या करते हैं, वो विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। अब आप यहाँ क्रियाकलाप देखिए 8.1। अध्यापक अमीबा एवं पैरामीशियम की स्थायी स्लाइड सूक्ष्म यंत्र से दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक तालाब से जल एकत्र करके स्लाइड बनाकर उस जल में उपस्थित जीवों को दिखा सकते हैं। तो जो आपकी कक्षा में टीचर्स हैं वो जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको आपके अध्यापक ये जो है एक्सपेरिमेंट कर कर दिखा सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए आप आगे है कोशिका की आकृति। चित्र 8.3a में देखिए, चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे। आप कह सकते हैं कि इसकी आकृति जो है अनियमित है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें पादाब कहते हैं, जैसा कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। यह प्रवर्ध अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। तो बच्चों, जो अमीबा है वो एक ही आकार में नहीं होता है, वो भिन्न भिन्न आकारों में होता है और समय समय पर क्या है उसकी आकृति जो है बदलती रहती है। वो कभी लंबाई हो जाती है, कभी गोल हो जाती है, कभी चपटी हो जाती है। तो उसकी आकृति जो है सुनिश्चित नहीं होती है। तो आपने कक्षा 7 में पढ़ा था कि जो है अमीबा की गति और समय जो है अधिग्रहण करते समय क्या होते हैं, बनते और बिगड़ते रहते हैं। अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है। तो बच्चों, अमीबा अपनी मर्जी से अपनी आकृति को नहीं बदलता है। अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाब के बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। तो जो अमीबा है वो अपनी मर्जी से नहीं होता है, जैसे जैसे वो भोजन ग्रहण करता है उसकी गति होती है, तो उसके कारण जो है उसका वो सब भिन्न होता जाता है। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदलती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो बच्चों, आपने सुना होगा कई बार जो है जब आप बीमार हो जाते हैं या कुछ हो जाता है तो डॉक्टर्स कई लोगों को बताते हैं आप में जो है वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो गई है। इनको हम क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो ये जो कोशिका है मानव के शरीर में होती हैं और ये अपनी आकृति बदलती रहती हैं, जिससे क्या है, और जबकि जो है अमीबा जो है एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका एक अपना अस्तित्व है। पर मनुष्य के शरीर में तो बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से एक है वाइट ब्लड सेल्स, जिनकी कमी और जिनकी आकृति अगर बदलती है तो मनुष्य को बहुत दिक्कत हो जाती है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं। चित्र 8.4 ABC में आप देखिए, इसमें क्या है, गोलाकार रक्त कोशिकाएं। गोलाकार रक्त कोशिकाएं आप ए में देख रहे हैं।
बी में आप देख रहे हैं तुर्क रूपी पेशी कोशिका, ये किस तरह की आकार की हैं, आगे पीछे से लंबी, बीच में से चपटी। फिर है लंबी शाखान्वित को तंत्रिक कोशिका, ये भी आपने देखी। अब देखिए आप, मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसा कि रक्त पेशी एवं तंत्रिका कोशिका दिखाई गई है, ये विभिन्न आकृतियां उनके विशिष्ट कार्यों से संबंधित हैं। कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। अब आप चित्र में देख रहे हैं ना, ये सब कोशिकाएं कुछ लंबी हैं, कोई चपटी हैं, कोई लंबी आगे पीछे से, और इनके सिरे निकले हुए हैं। इनसे क्या है, आगे आगे जो है वो कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। फिर आप देख रहे हैं कुछ जो हैं कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती रहती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं आगे आगे बढ़ती रहती हैं, जिससे क्या है, शरीर में दूसरी कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? अब आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन जो है, अब आपके शरीर में भी बहुत सी कोशिकाएं हैं, तो कौन सी कोशिकाएं हैं जो आपको आकृति प्रदान कर रही हैं? कोशिका के विभिन्न संगठन एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती हैं। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो बच्चों, कोशिका के विभिन्न संगठन क्या हैं? एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं, और यह जो झिल्ली है वो पौधों एवं जंतुओं की कोशिका को क्या करती है? आकृति प्रदान करती है। और इसका एक आवरण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। और अब आप चित्र 8.7 में देखेंगे, उसमें क्या है, कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता कैसे प्रदान होती है, और कोशिका में भी क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब आप आगे देखें कोशिका का साइज। अब कोशिका का क्या साइज होता है? सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग माइक्रोमीटर एवं माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि 1 मीटर का 10 लाखवां भाग कितना छोटा होगा, बिल्कुल डॉट से भी डॉट आप लगाएं तो इतना छोटा होगा, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा होगा। परंतु अधिकतर कोशिकाएं जो हैं वो क्या होती हैं? अति सूक्ष्मदर्शीय होती हैं, जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। उनको कैसे देखा जाता है? उनको हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। सबसे छोटी जो कोशिका है उसका साइज़ क्या होता है? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, जो कि क्या है? जीवाणु कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज़ 170 mm को हम गुना करेंगे 130 mm होता है। अब शुतुरमुर्ग का अंडा आपने देखा होगा बहुत बड़ा होता है, तो उसका साइज़ जो होता है 170 mm से 130 mm तक। तो अब आप आगे देखें एक एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या बताया गया है? मुर्गी का अंडा उबालिए, उसका छिलका अलग करिए। आप क्या देखते हैं? एक सफ़ेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए है। सफ़ेद भाग एल्यूमिनियम है जो उबलने पर ठोस में परिवर्तन हो गया। पीला भाग यौग है, यह एक एकल कोशिका का भाग है। आप इसे आवर्धक उपकरण के बिना भी देख सकते हैं। अब जो है सूक्ष्मदर्शी की मदद के बिना भी हम अंडे को देख सकते हैं। जब हम अंडा उबालते हैं, आप उसका छिलका उतारते हैं
तो क्या होता है, उसके चारों तरफ वाइट होता है, फिर उसके अंदर जो है एक पीले रंग की गोली होती है। तो आप इसको बिना यंत्र की मदद से भी देख सकते हैं। क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं? ये आपसे पहेली पूछ रही है, आपको बताना है। किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हों। कोशिका के लिए साइज का संबंध उसके प्रकार्य से है, मतलब उसके कार्य से है। उदाहरण के लिए तांत्रिक कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती हैं। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। तो जो है कि सभी का साइज जैसे इसमें बताया है आपको, किसी भी कोशिका के साइज का संबंध जो है वो किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता है। और यह भी ज़रूरी नहीं कि हाथी की कोशिकाएं हैं वो चूहे की कोशिकाओं से अधिक बड़ी हों। कोशिका का साइज का संबंध किससे होता है? उसके कार्य से होता है। आगे देखेंगे आप कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। आप पढ़ चुके हैं प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। अब आपके शरीर में भी कितने अंग हैं? आप कक्षा 7 में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं, जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार्य करते हैं, जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जड़, जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करते हैं। आपने कक्षा 7 में पढ़ा था कि पत्तियां भोजन के संश्लेषण का कार्य करती हैं। तो बच्चों, आप पिछली कक्षा में भी बहुत कुछ पढ़ कर आए हैं। तो आपने उसमें क्या पढ़ा था? एक तो पाचन अंगों के विषय में पढ़ा था, और दूसरा जो हमारे पौधों की पत्तियां होती हैं वो किसका कार्य करती हैं? भोजन संश्लेषण का। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतक एक समान कोशिका का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार्य करता है। पहेली को समझ आ गया कि अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। आगे देखें हम, कोशिका के क्या भाग होते हैं? कोशिका की झिल्ली कोशिका के मूल घटक हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। आप चित्र 8.7 में देखेंगे। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, संलग्न होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। तो बच्चों, क्या है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है? द्रव्य एवं केंद्रक होती है, और ये क्या होती है? झिल्ली के अंदर परिबद्ध होती है। कोशिका झिल्ली जो है एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। आगे देखें, किसी क्रियाकलाप किसी कोशिका के मूल संगठनों का प्रेक्षण करने के लिए एक प्याज लीजिए। ऊपर की सूखी गुलाबी परत आवरण को हटा दीजिए। आप इसे प्याज की सफ़ेद मांसल परत द्वारा से चिमटी की सहायता से अथवा अपने हाथ द्वारा भी अलग कर सकते हैं। आप प्याज को तोड़कर भी इसकी पतली झिल्ली को अलग कर सकते हैं। प्याज की झिल्ली का एक टुकड़ा
कांच की स्लाइड पर जल की बूंदों में रखिए। पतली झिल्ली को ब्लेड या चिमटी की सहायता से छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है। इस पर मिथिलाइन ब्लू की एक बूंद डालकर कवर स्लिप रखिए। कवर स्लिप रखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कवर स्लिप के अंदर वायु के बुलबुले न हों। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का परीक्षण कीजिए। इसका आरेख बनाकर निम्नांकित कीजिए। आप इसकी तुलना चित्र 8.5 से कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने कभी देखा है कि जब प्याज का हम ऊपर का छिलका उतारते हैं तो प्याज की बहुत सी परतें होती हैं। उन परतों में भी एक परत होती है बिल्कुल पतली, बिल्कुल एक पतली परत होती है जो किसकी तरह दिखाई देती है? हम इसको जो है पकड़ भी नहीं पाते हैं, पकड़ते हैं तो ये चिपकती है हमारे हाथों से। आप इसको चिमटी की सहायता से उससे अलग कर सकते हैं। इसको हम झिल्ली भी बोलते हैं। ये जो झिल्ली होती है इसको आपने क्या करना है, एक कांच के टुकड़े पर रखना है और फिर उसके ऊपर हमने क्या डालना है, मिथाइल ब्लू की एक बूंद डालनी है और फिर इसको कवर स्लिप पर रखना है। और आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसके अंदर हवा के बुलबुले ना हों। और फिर आप इसको किससे देखेंगे? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे। अब आप इसकी किस तरह से तुलना कर सकते हैं, ये आप चित्र 8.5 में देख सकते हैं। तो 8.5 में प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। कोशिका द्रव्य देखो, उसका केंद्रक देखो। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। अब आपको समझ में आया कि जो प्याज का है उसकी जो झिल्ली है उसको हम कैसे वो कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है। बूझो क्या कह रहा है कि वो जानना चाहता है कि किस तरह से पौधों को कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है। तो अब देखें, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोशिका झिल्ली जो है वो क्या करती है? कोशिकाओं को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। जितने भी पौधों में कोशिका झिल्ली होती है उनके बाहर आप देखोगे एक मोटी परत होती है, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आबाद करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक होती है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वे चल नहीं सकते। कोशिकाओं का परीक्षण ट्रांसकेशिया, इलोडिया अथवा रियो की पत्ती की झिल्ली से किया जा सकता है। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार से आपने प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी। पहेली ने बूझो से पूछा कि क्या वह जंतु कोशिका का भी परीक्षण कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें तो क्या बताया गया? इसमें सिर्फ जैसे चीज़ों का बताया गया, जैसे प्याज की झिल्ली का हमने किया, प्याज का किया। इसी तरह से वो कह रही हैं कि कोशिकाओं का जो परीक्षण है वो इन पत्तियों का भी कर सकते हैं, जैसे जो ये ट्रांसकेशन, इलोडिया और रोया की पत्तियां हैं, इनकी झिल्ली का भी हम कर सकते हैं, जिस तरह से हमने प्याज की झिल्ली का किया था। पर उसमें जो है बिल्कुल भी नमी नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल भी वायु के कण नहीं होने
चाहिए। तो फिर पहेली कहती है कि क्या हम जो है इस तरह से हम जंतु कोशिकाओं का भी कर सकते हैं। तो अब देखिए आप इसमें एक स्वच्छ दांत खोदनी मतलब टूथपिक लो और एक माचिस की तीली जिसका मसाले वाला सिरा आप तोड़कर हटा लो और इनकी सहायता से गाल की आंतरिक परत को धीरे से खुरचिए। इसे कांच की स्लाइड पर रखें, पानी में रखिए। इसमें आयोडीन विलयन की एक बूंद डालकर इस पर कवर स्लिप रखिए। आयोडीन विलयन के स्थान पर आप मिथाइल ब्लू की 1-2 बूंदें डाल सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका परीक्षण कीजिए। आपको खुरची हुई परत में अनेक कोशिकाएं दिखाई देंगी। चित्र 8.6 आप कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव एवं केंद्रक को पहचान सकते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो इसमें बच्चों क्या बताया जा रहा है, ये आपको बड़े आराम से और ध्यान से करना होगा और जब आपके अध्यापक आपके पास हों या कोई बड़ा व्यक्ति हो तभी आप करिए। अब जैसे टूथपिक होती हैं आपके घरों में, उससे क्या करना है आपने गाल के अंदर का, हमारे गाल के अंदर की जो स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसको आराम से आपने खुरचना है और इसको फिर वही कांच की स्लाइड पर रखना है और मिठाई की बूंद डालनी है और फिर देखना है कि उसमें किस तरह से कितने प्रकार की आपको जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। अब ये देख रहे हो आप मनुष्य के गाल कोपाल कोशिकाएं, केंद्रिक झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, किस तरह से ये चित्र में आपको नज़र आ जाएगा। आगे देखते हैं हम कोशिका द्रव्य। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। अगर आप चित्र साथ साथ देखेंगे ना तो आप चित्र में देख सकते हैं कोशिका द्रव क्या है और केंद्रक क्या है। जो कोशिका द्रव है वो हल्के नीले रंग का है और केंद्रक हमारा गहरे नीले रंग का है। कोशिका के अन्य संगठन अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। अब कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं, कोशिका अंग पाए जाते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लास्कियाe, राइबोसोम इत्यादि। आप इनके विषय में आपको इसके बारे में विस्तार से हम अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। अब है केंद्रक। सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संगठन है। यह सामान्यतः क्या होता है, आपने चित्र में देखा है, यह सामान्यतः गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलता पूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे जो है आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्र कावरण कहते हैं। यह झिल्ली भी संलग्न होती है तथा कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। तो बच्चों, सभी सजीव कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण संगठक है और क्या है, यह गोलाकार होता है और यह बीच में स्थित होता है। आप इसको जो है आराम से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। और ये क्या होता है, ये जो द्रव की झिल्ली में अलग रहता है, आप जैसे चित्र में देख रहे हैं। तो केंद्रक झिल्ली द्वारा क्या है, केंद्र कावरण कहते हैं। यह झिल्ली भी संलग्न होती है और इसमें क्या है, कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को क्या करती है, आने जाने के रास्ते को ये नियंत्रित। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हम केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। अब आप इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखोगे तो आपको बहुत छोटी छोटी सी जटिल मतलब सघन मतलब बहुत साथ जुड़ी हुई संरचनाएं जो हैं दिखाई देंगी। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में
धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक हैं अथवा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अलग पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। तो क्या है बच्चों, जो ये हैं इसको हम इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोसिस कहते हैं। ये बहुत ही सघन संरचना बहुत छोटी छोटी होती हैं और जो ये किसके समान दिखाई देती हैं, धागे के समान। और इसमें जो है क्रोमोसोम और इसको हम क्या बोलते हैं, कहलाते हैं गुणसूत्र भी कहलाते हैं। जीन सजीव में आनुवांशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। आपके पिताजी की आंख भूरी है तो संभव है आपकी आंख भी भूरी है। यदि आपकी माताजी के बाल घुंघराले हैं तो हो सकता है आपके बाल भी घुंघराले हों। परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न होते हैं। अब बच्चों सभी में जो है कुछ गुण जो हैं अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। आपने ये देखा होगा कि जैसे कई बार आप खाना भी खा रहे होते हैं, अब जिसमें तो आपको बताया ना कि आपकी आंखों का रंग आपके पिताजी के जैसा होता है, माँ का बाल आपके, और कई बार क्या होता है कि स्वाद आपकी माता या पिता द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका रंग जो है जैसे सफ़ेद, काला, भूरा, ये सब क्या है, कुछ चीज़ें मानव जो है अपने माता पिता से प्राप्त करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीन। अब वंशानुगत अथवा आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। क्या है कि हम एक तो वंश में जैसे वंश दर हमारे चले आ रहे हैं, उसमें क्या होता है हमारी आनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका जो है उसके क्रियाकलापों का भी नियंत्रण होता है। जैसे सजीव कोशिका के समग्र संगठन को हम प्रोटोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। इसमें कोशिका द्रव और केंद्रिक द्रव दोनों सम्मिलित होते हैं। प्रोटोप्लाज्मा के बारे में आपने नाम इसका सुना है। ये जो है कोशिका जो है इसमें जो है द्रव और केंद्रिका द्रव दोनों ही सम्मिलित होते हैं। आपने देखा है ना चित्र में द्रव किस तरह से है, फिर केंद्र जो है केंद्रिका द्रव, वो दोनों ही मिलकर बनते हैं। जीव द्रव कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। जो द्रव है वो कोशिका का क्या कहलाता है, जीवित पदार्थ कहलाता है। पहेली जानना चाहती है कि क्या पौधों, जंतु और जीवाणुओं की कोशिका में केंद्रक की संरचना जो है वो एक समान होती है। तो आओ इसके बारे में हम देखते हैं। जीवाणु कोशिका का केंद्रक क्या होता है, बहुकोशिकी जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। जीवाणु कोशिका और केंद्रक को बहुकोशिका जीवों के केंद्रक के समान जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है एवं कोशिका जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली से ही बना होता है। आपको समझ में आया, एक तो उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, उसमें जो है केंद्रक झिल्ली होती ही नहीं है। और ऐसी कोशिका जिनमें जो है केंद्रक पदार्थ जो है वो केंद्रक झिल्ली के बिना बनते ही नहीं हैं। फिर है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो वो क्या कहलाती है, इस प्रकार की कोशिका वाले जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। इनके कौन से उदाहरण हैं, नीले और हरे रंग के शैवाल। और प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाएं झिल्ली युक्त किसमें पाई जाती हैं, केंद्रक पाया जाता है उनमें सुसंगठित, वे यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव यूकेरियोट्स कहलाते हैं। अब आपको समझ में आया ये इसके बारे में कि प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का परीक्षण करते समय क्या आपने
कोशिका द्रव्य के बीच खाली अथवा दिखने वाली संरचनाओं पर ध्यान दिया जब आपने एक्सपेरिमेंट किया। अब आप बच्चों इसमें भी देखोगे, इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया पादप कोशिका और जंतु कोशिका का। ए में क्या देख रहे हो आप, पादप कोशिकाएं, और बी में जंतु कोशिकाएं। अब आप इसमें देखेंगे, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन्हें रिक्तिका कहते हैं। यह मात्र एक एवं बड़ी हो सकती हैं, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती है। गाल की कोशिका में क्या होता है, छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। अब आप देखोगे ना तो उसमें आपको छोटी छोटी दिखाई देंगी, और जबकि प्याज की झिल्ली में क्या होता है, एक ही रिक्तिका होती है और बड़ी होती है, और जबकि गाल में अनेक प्रकार की होती हैं। तो बड़ी रिक्तिकाएं आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतुओं में ये रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। तो पौधों की जो रिक्तिकाएं हैं वो बड़ी होती हैं और जंतुओं की छोटी होती हैं। ट्रांडेकेशिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी रहती हैं। इन्हें प्लास्टिड कहते हैं। यह विभिन्न रंगों के होते हैं। उनमें से कुछ में हरा रंजक उपस्थित होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोला जाता है। अब आप देख रहे हैं ये चित्र। अब आप इस चित्र में अगर ध्यान से देखें तो जो पादप कोशिकाएं हैं वो क्या हैं, इसमें आपको कोशिका भित्ति भी दिखाई दे रही है, कोशिका झिल्ली, कोशिका, फिर हरी तलवक प्लास्टिड वो भी दिखाई दे रहा है, और इसमें रिक्तिका, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। ऐसे ही जंतु कोशिका में क्या दिखाई दे रहा है, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। हरे रंग के प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरतिलवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल किसका काम करता है, प्रकाश संश्लेषण का। जब बच्चों आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ाया गया था, तो उसमें आपको प्रकाश संश्लेषण में जो हमारे उपस्थित होते हैं, जिनसे जो है पौधों को, पत्तियों को मिलता है, वो होता है क्लोरोफिल। ये हमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही प्राप्त होता है। अब आपको मैंने ये चित्र के बारे में समझा दिया था। पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना आपने इस चित्र में देखी कि किस तरह से की गई है। आइए अब इसको आपने क्या करना है, यदि आप पिछले क्रियाकलाप को याद करें तो आधार पर आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका की संरचना की तुलना कर सकते हैं, और आपने इसको ध्यान से देखना है। इसमें क्या है, इनके अंतर को बताना है। केवल कुछ ही लक्षणों का उल्लेख किया है और आप भी उन्हीं लक्षणों को बता सकते हैं। अब नीचे ये जैसे तालिका बनी हुई है, इसमें आप देखें पादप कोशिका और जंतु कोशिका की तुलना। कोशिका झिल्ली जो है वो उपस्थित है दोनों में, पादप में भी जंतु में भी। कोशिका जो भित्ति है वो पादप कोशिका में भी है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। केंद्रक है, जो केंद्रक है, अब आप चित्र में देखें, केंद्रक जो है वो दोनों में ही उपस्थित है। उसके बाद है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली जो है वो पादप कोशिका में भी है और केंद्रक झिल्ली बच्चों आप देखोगे तो दोनों में ही अनुपस्थित है। उसके बाद है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो है वो दोनों में ही उपस्थित है। फिर आप देखेंगे प्लास्टिड जो है वो वो पादप कोशिका में है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। फिर उसके बाद है रिक्तिकाएं जो हैं बच्चों वो दोनों में ही उपस्थित हैं। अब आपने इस पाठ में जो शब्द सीखे वो क्या थे, कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, हरी तलवक, गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य, यूकेरियोट
जीन, बहुकोशिका, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका। ये आपने इसमें देखा, नए शब्द थे। अंग है, कोशिकांग है, प्लाज्मा झिल्ली है, प्लास्टिड है, प्रोकैरियोट है, पादप है, उत्तक है, एक कोशिका है, रिक्तिका है, श्वेत एवं रक्त कोशिका WBC। अब आपको जब हम पाठ पढ़ा लेते हैं पूरा पाठ, तो इसमें अंत में आपको इस पाठ में आपने क्या सीखा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिनको हम अंग कहते हैं। आगे है, सभी अंग और भी छोटे भागों से बने हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना को कोशिका कहते हैं। सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। कोशिकाओं की विविध आकृतियां एवं साइज परिलक्षित होते हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी विविध है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी हैं जिनको हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए है मुर्गी का अंडा। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के एवं अन्य जीव अन्य कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोश की जीव में एकल कोशिका ही वे सभी मूलभूत प्रक्रिया करती हैं जो बहुकोशिका जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूहों द्वारा संपादित की जाती है। कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव जिसमें छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, वो है हमारा कोशिका द्रव, और केंद्रक और कोशिका द्रव को हम केंद्रक झिल्ली द्वारा जो है वो अलग किया जाता है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्र नहीं होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली जो है अनुपस्थित होती है, वे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और फिर है पादप कोशिका, जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। फिर है रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं, केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती हैं। हरे प्लेटलेट्स जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। तो बच्चों, अब आपको जो है हमने इस पाठ का सार भी आपको बता दिया। ये सार पढ़ने से बच्चों आपको इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी ये पढ़ने से आपको पाठ और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो अब हम इस पाठ का जो है प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथ्य सत्य एवं असत्य। एक कोशिका जीव में एक ही कोशिका होती है, ये सत्य है। इसका उत्तर है सत्य। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है, इसका उत्तर है असत्य। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, यह असत्य है। इसका उत्तर है असत्य। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, इसका उत्तर है सत्य। आगे देखें दूसरा प्रश्न, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका द्वारा क्या कार्य किया जाता है? तो बच्चों, इसका उत्तर है तंत्रिका कोशिका का कार्य, तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। तो इसका आप चित्र आप बनाएंगे स्वयं। हमने पाठ जब पढ़ा था तो उसमें इसका चित्र दिया गया है। आगे देखें, निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। कोशिका द्रव्य,
कोशिका द्रव्य यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठन या कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाजिकाए, राइबोसोम इत्यादि। कोशिका द्रव्य के विभिन्न यौगिक मुख्यतः 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ये हैं NCOH। तो इसका उत्तर हो गया ये पूरा कोशिका द्रव्य का। आगे देखेंगे कोशिका का केंद्रक, इसका उत्तर लिखें अब। केंद्रक कोशिका के बीच में एक गोलाकार रचना केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के निम्नलिखित भाग हैं। केंद्रीय झिल्ली, केंद्रक को घेरने वाला पतला सा आवरण केंद्रीय झिल्ली कहलाता है। केंद्रीय द्रव, केंद्रकीय झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ है, केंद्रीय द्रव कहलाता है। क्रोमैटिन, केंद्रक में उपस्थित महीन धागों गुणसूत्रों के जाल को क्रोमैटिन कहते हैं। यह आनुवांशिक पदार्थ है जो माँ बाप के गुण संतान तक ले जाते हैं। आगे है केंद्रिका। प्रत्येक केंद्रिका में न्यूक्लिक अम्लों से बनी 1 या 2 केंद्रिका होती है। यह प्रोटीन निर्माण कार्य करती है। केंद्रिका के कार्य कोशिका कार्यों पर नियंत्रण और माँ बाप के गुणों को बच्चों तक भेजना। अब अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में कोशिका अंग पाए जाते हैं? तो अब आप इसका उत्तर लिखेंगे। कोशिका अंग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। आगे देखें आप प्रश्न, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर उसमें 3 अंतर लिखिए। तो अब आपको यहाँ पर ये चित्र बनाना है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का, और अब आप इसमें अंतर लिखिए। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। अब जंतु कोशिका में देखिए, जंतु कोशिका में भित्ति नहीं होती है, इसमें प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में छोटी होती हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, यूकेरियोटस तथा प्रोकैरियोटस में अंतर। यूकेरियोटस ऐसी कोशिका जिसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, उन्हें यूकेरियोटस कहते हैं। दूसरा, यूकेरियोटस कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंग पाए जाते हैं। आगे देखेंगे आप, उदाहरण है इसके, जीवाणु, नीले हरे शैवाल। फिर है प्रोकैरियोटस ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होते हैं, प्रोकैरियोटस कोशिका कहलाती है। प्रोकैरियोटस कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पादप कोशिका तथा जंतु। आगे है, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्य बताएं। उत्तर लिखेंगे आप, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्रों के कार्य, क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र जीन के धारक हैं तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। अब अगला प्रश्न देखें आप, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव, जंतु एवं पादप सभी
जीवों का शरीर विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे हम ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिका का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार का है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। एक कोशिका जीव भी संपूर्णतः एक कोशिका के ही बने होते हैं। अब अगला प्रश्न है, बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरितलवक केवल पादप कोशिका में ही क्यों पाए जाते हैं। यह आपको चित्र के माध्यम से बताना है, बाईं से दाईं ओर। ये इसमें जैसे ये बताया गया, यह कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होते हैं। कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान, और फिर है सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई, और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये आपको ऊपर से नीचे तक इसमें बताना है। और कोशिका झिल्ली और कोशिका और केंद्रिक झिल्ली के बीच का पदार्थ, अब आपको ये इस तालिका में जो दाएं से बाएं है इसमें बताना है। और इसका आंसर है कि पादप अपना भोजन जो है वो स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में जो है क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह पौधों और उसकी पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, इसीलिए यह पौधों के लिए जो है महत्वपूर्ण है। फिर आपको इनको इस तालिका में ऊपर से दाएं से बाएं आपको ये बताना है। तो हमारा यह प्रश्न अभ्यास भी पूरा हुआ और हमारा पाठ 8 कक्षा 8 साइंस ये हमारा आज पाठ ख़त्म हुआ। ओके, बाय, टिल देन।